तो यहाँ पे लोगों ने नान और पनीर खाया है, हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंजल फंड्स, ठीक है, अभी एक सेकेंड मैम, हम लोग ना थोड़े से गुम हो गए एक ब्रेक के बाद। क्या हुआ है ध्यान से देखो। अभी तक हमने सारे भी इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ा, सॉरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा, करेक्शन। अब जो हम पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एंजल फंड्स, ठीक है। अब एंजल फंड्स के बारे में जब हम बात करें तो हमें समझ में आया मैम ऐसे तो कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं या कोई एंटिटी हो सकती है जो क्या करती है, चैनलाइज करती है अपने फंड्स को, अपने पर्सनल फंड्स को। इनका एज सच ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी कोई फंड ये एस्टैब्लिश करते हैं और ये आके फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये थोड़े से क्या होते हैं, खुद के इनके फंड्स होते हैं जो ये इन्वेस्ट करते हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे आके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पहले के जमाने में यही होता था, एंजल फंडिंग का ही जमाना था जहां पे आप जाते थे अपने बिजनेसेस के बारे में पिच करते थे एंड लोग आपको पैसे देते थे, चाहे वो क्लोज रिलेटिव्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। इसी का एक वर्जन है कि अगर मान लो मैं एक पर्सन हूं और मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, मैं एलिजिबल हूं, तो मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूं। लेकिन ये लीगल है क्या? द आंसर इज हाँ। अगर आप एज एन एंजल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हो और यस, देन यू विल बी दी सेबी का इंटरमीडियरी क्राइटेरिया में वापस आप भी आ जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे और आप एक इंटरमीडियरी कहलाओगे, आप एक पार्टिसिपेंट कहलाओगे। अब ना द क्वेश्चन इज मैम ये एंजल इन्वेस्टर ये कहां डिफाइंड है? क्या ये आईसीडीआर में डिफाइंड है? द आंसर इज नो। ये एआईएफ में ही रेगुलेट होता है। इसका खुद से चैप्टर 3A एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें 19A के रेगुलेशन में ये सारी चीजें आती हैं। एंजल फंड क्या होता है मैम? ये एक सब कैटेगरी है वेंचर कैपिटल का, जबकि वेंचर कैपिटल सब कैटेगरी है AIF का, ठीक है मैम। और ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल किस में आता था? कैटेगरी 1 AIF में आता था, ठीक है। अब मैम एंजल इन्वेस्टर जो होता है ये इंडिविजुअल होता है? द आंसर इज यस। सो मींस एनी पर्सन हु प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन एन एंजल फंड। तो एंजल इन्वेस्टर कौन हो गया? जो एंजल फंड में इन्वेस्ट करे। एंजल फंड क्या है? जिसके अंदर एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। मैम ये तो गोल गोल घूमता रहेगा, अब हमें पता होना चाहिए फंड में पैसे देने वाला तो कौन है, वो समझ में आ गया। ये फंड कहां इन्वेस्ट करेगा हमें वो भी समझ आ गया, क्योंकि हमें पता है ये कैटेगरी 1 है। नाउ द क्वेश्चन इज मैम ये एंजल इन्वेस्टर हो कौन सकता है? क्या मैं क्या एंजल इन्वेस्टर हो सकती हूं? तो सेबी ने बोला सुनो, अगर तुमको एंजल इन्वेस्टर बनना है तो तुमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तुम्हारा नेट टैंजिबल एसेट, क्या बोला मैंने? तुम्हारा नेट टैंजिबल एसेट कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 2 करोड़। मैम इसमें ना एक चीज हम माइनस करते हैं। ये जब 2 करोड़ को कंप्यूट करते हैं ना, अलग अलग चीज डाल के हम जब 2 करोड़ को कंप्यूट करते हैं तो इस 2 करोड़ को कंप्यूट करने के टाइम एक चीज को हम हटाते हैं, और वो एक चीज क्या है? एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ हिज प्रिंसिपल रेसिडेंस। मैं हूं श्वेता, मैम मिस्टर श्वेता नहीं, सॉरी मिस श्वेता, ठीक है। अब मेरे पास एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास जो और बाकी का रुपया है ना, मैं ऐसे ना मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने घर से, तो मैंने सारी चीजें घर में ही लगा रखी, उसी में मैं रहती हूँ। और मेरे पास ऐसे कुछ अलग से वही 50-60 लाख रुपए होंगे, ठीक है। तो 5.6 CR मेरे पास है। मैम नेट टैंजिबल एसेट, टैंजिबल आपका घर, एसेट सब कुछ ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा, यस आप हैं, आप एलिजिबल हैं एज एंजल इन्वेस्टर। क्या हूं मैं? द आंसर इज नो। प्रिंसिपल बिजनेस मेरा कहां है? सॉरी प्रिंसिपल रेसिडेंस कहां है मेरा? इस घर में, यानी 5 करोड़ का तो वही है, तो बचा कितना? 60 लाख। क्या मैं अब एलिजिबल हूं? नहीं। लेकिन यही अगर सेम चीज होती कि मेरा प्रिंसिपल घर जो जहां पे मैं रहती हूं वो 5 करोड़ का है और मेरे पास ऐसे 3 करोड़ है, अब यस मैं तो इनफैक्ट 1 करोड़ ज्यादा है मेरे पास एज पर दी नॉर्म्स, एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये पॉसिबल है, ठीक है मैम। लेकिन इसके साथ ना और भी कुछ तो बातें हैं, मैं ऐसे ही नहीं बन सकती, मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैज अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने का। मैं या तो सीरियल एंटरप्रेन्योर, मतलब मेरे और इससे पहले भी बिजनेसेस रह चुके हो, मेरे इसके पहले भी ऐसे बिजनेसेस हो जिसको मैंने प्रमोट किया हुआ हो, और मैं सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल या एक ऐसे स्ट्रेटेजिक फॉर्म में होती या एक ऐसे पोजीशन में होती कम से कम
10 साल का एक्सपीरियंस मेरे को होना चाहिए किसी कंपनी में जहां पे मैं सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे हूं। मतलब मैम ये सब क्राइटेरिया तो ठीक ही है, इसके साथ ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें और है। मतलब मैं एक सीनियर पोजीशन में हूं, 10 साल नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं तो भी चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अब सोचो, मैं खुद ही अगर मान लो मैं x ईयर्स की हूं, अगर मान लो मैं 35 साल की हूँ, 35 ईयर्स की हूँ, ठीक है, और ऐसे देख रहा है मेरे को ये मैम ठीक है, और मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी मैंने 25 में स्टार्ट किया होगा ना काम करना, तो ठीक है। बट अगर मैं मान लो 21 ही साल की हूँ और अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसके बाद मैंने 22 साल में और एक बिजनेस स्टार्ट करी, तो मैं तो सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं ना, इसके साथ मेरा ये वाला क्राइटेरिया भी है, तो क्या मैं अब क्या मैं बन सकती हूं एंजल इन्वेस्टर? आंसर इज यस, ठीक है। इसी के लिए और का एक्सप्लेनेशन है। ओके मैम, इसके साथ में क्या मैम एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट वो बन सकता है इन्वेस्टर? AI मतलब एंजल इन्वेस्टर बन सकता है? द आंसर इज अगर उसका नेटवर्थ कितने का हो, कम से कम, एटलीस्ट, द वर्ड इज एटलीस्ट 10 करोड़, ठीक है मैम। तो एक टर्म है 2 करोड़, एक टर्म है 10 करोड़। AIF जो रजिस्टर्ड है, राइट, अंडर दीज रेगुलेशन, या फिर VC, क्या वो एक AI बन सकता है? द आंसर इज यस, यानी AIF बन सकता है, यानी ये इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्राइटेरिया है, ये AIF अगर है तो बन ही सकता है। एंड फाइनली कंपनी, अच्छा ये अलग है, ये अलग डेफिनेशन है, तो यहां तक हमारी 3 चीजें आ जाती है। मतलब मैम अगर हमें शॉर्ट में इसको लिखना हुआ, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना। हमारी लाइफ इतनी ही सरल होनी चाहिए जितना ये शीट है। चलो देखते हैं। अगर मैं AIF के बारे में बात करूं तो मैम AIF में कुछ तो चीजें हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले, एक तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका नेट टैंजिबल एसेट कम से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, एकदम दिमाग में ये क्लियर हो रहा है। अब इसमें एक बात बोली कि उसका प्रिंसिपल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होगा, यानी जहां वो मेनली रिसाइड करता है, उसके वैल्यू को इस 2 करोड़ में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग दिस होना चाहिए, ओके, ये इंडिविजुअल के लिए। लेकिन मैम इसके साथ में सिर्फ ये होने से नहीं चलेगा, इसके बाद हम देखेंगे और 3 चीजें। क्या वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है? क्या उसको अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने का कोई एक्सपीरियंस है? या वो किसी सीनियर मैनेजरियल पोजीशन में हो, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, तब जाके एक इंडिविजुअल पिक्चर में आता है। दूसरा मैम एक बॉडी कॉर्पोरेट अगर उसका नेट क्या है, नेट एसेट वैल्यू नहीं, नेट वर्थ कितने का होना चाहिए? कम से कम 10 करोड़, एटलीस्ट 10 करोड़ मोर, तो वो बन सकता है। मैम अगर एक AIF है, अरे वो तो बिल्कुल ही बन सकता है। और कोई पॉइंट था आपके? 3 ही था, राइट। 3 बातें एकदम क्लियर, कंठस्थ, ठीक है, डन। ABC, ओके मैम, यानी यहां हमारा कहीं जाके खत्म हो जाता है प्रॉपरली पार्टिसिपेंट्स। अब कौन है मैम पिक्चर में? अब कौन है? चार्ट टू ये रहा। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोला मैंने? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन है? आई मीन किसके? देखते हैं फटाफट। इक्विटी, मैम इक्विटी को देख लेते हैं एक बार। इक्विटी कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 43 ऑफ कंपनीज एक्ट। इक्विटी में डिफाइंड है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये इक्विटी जो होती है इसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, इसके साथ इसके पास डिफरेंशियल राइट्स के पावर होते हैं। डिफरेंशियल राइट इन टर्म ऑफ डिविडेंड, वोटिंग, अदर फैक्टर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। अब मैम ये पर्टिकुलरली जो है क्या बोला? पारी पासु, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मतलब ये अगर आज मैंने 2014 में कोई शेयर इशू किया है, वो अगर 2016 में इशू किया है, वो 2020 में इशू किया है, वो 2025 में इशू किया है, वो
कोई भी शेयर जो है उसका सारा का सारा राइट है या वैल्यू सब कुछ सिमिलर होगा। मतलब आज अगर मैंने यहां इशू कर दिया है और अगर मैं यहां डिविडेंड दे रही हूं तो इसके और इसके ऊपर दोनों पे मैं सेम डिविडेंड दूंगी। ये एक ही क्लास है, कोई अलग क्लास इसमें नहीं होता है। इक्विटी में देयर इज नो क्लास। ऑब्वियसली अगर तुमने डिफरेंशियल किया हुआ है तब तो अलग बात होती है, वरना इक्विटी जैसे हैं तुम डिविडेंड वैसे ही दोगे। सारे राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर इक्विवेलेंट रहेंगे। डजंट मैटर फर्स्ट कौन आया लास्ट कौन आया, डजंट मैटर। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट थोड़ा अलग होता है। ऑब्वियसली अगर मैंने 6 महीने के लिए आज होल्डिंग मतलब कर रखी है मैंने, या फिर मैंने 6 महीने के लिए शेयर होल्ड किया है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा मेरे हाथ में। उस पर्टिकुलर शेयर पे पूरा इंटरेस्ट जा रहा है, इसके प्रीवियस वाले होल्डर को मिलेगा, तुमको मिलेगा, कितना टर्म का जहां तक तुमने होल्ड किया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके मैम। अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ पॉइंट जो हमें देखने हैं वो क्या है, इक्विटी शेयर जो है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। मतलब मीटिंग में उनके पास हक है कि वो आगे चल के क्या करें, बोले। क्या बोले मैम, क्या बोलना है उनको? वो ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, इनफैक्ट वो साथ में रेजोल्यूशन को पास भी कर सकते हैं। रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? 2 तरीका बताओ, एसआर एंड ओआर। और मीटिंग्स कितनी होती हैं? 2 टाइप की, क्या क्या? एजीएम और ईजीएम। चलो वेरी गुड, यहां लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर जो होते हैं उसके पास प्रॉफिट्स होते हैं। मतलब मैम इक्विटी शेयर्स क्या होता है? हिस्सा होता है ना। शेयर्स मतलब क्या है? हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या? ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस, दोनों बियर करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस तो नहीं बियर करना पड़ता, ऐसे देखा जाए तो करना पड़ सकता है अगर वाइंडिंग अप के टाइम उनको ना मिले तो, लेकिन प्रॉफिट्स उनको जरूर मिलते हैं। क्या नेसेसरीली मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? द आंसर इज नो। यानी कि डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, अग्रीड, लेकिन अगर डिक्लेयर किया तो कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी के ऊपर कि वो डिविडेंड को दे ही दे। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जब भी कंपनी बंद होगा, टाटा बाय बाय, वाइंड अप होता है, उस टाइम पे इनको पेमेंट मिलता है। क्या ये सच बात है इनको पेमेंट मिलता है? एक्चुअली ये लाइन में सबसे आखिर में खड़े होते हैं। ठीक है, सबको हम दे देते हैं, बचा कुछ होता है ना, बर्तन में से खिचड़ी बट रही है, कुछ बचा है तो देंगे। एक्चुअली अगर कंपनी बंद हो रही होती ना, दिवाला निकल रहा होता है इसी कंपनी का, तो उनके पास उतने पैसे बचते नहीं है कि अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बेसिक मतलब क्रेडिटर्स को भी पे करे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना तो टाटा बाय बाय, बहुत दूर की बात है। तो मैम फिर ये तो गलत है ना। आज हम किसी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 10 रुपए अगर हमको नहीं मिल पाएगा तो ये तो गलत है। अरे भाई, इस पीरियड में तुमने इस कंपनी से जो कमाया है, मैम क्या ही कमाया, डिविडेंड तो देती नहीं थी कंपनी, कंपनी ग्रो तो कर रही थी। अगर कंपनी ग्रो कर रही थी तो तुम्हारे पास तो ऑब्वियसली चांस था कि तुम कभी भी शेयर को खरीद सको, बेच सको और प्रॉफिट जनरेट कर सको। हो सकता है 10 में तुमने खरीदा हो, 100 का भाव चल रहा हो, 90 रुपए तो तुमने कब का कमा लिया, अब नहीं मिल रहा है 10 रुपए तो ठीक है, और तुमको मिलेगा भी क्या? फेस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, जितना तुमने इन्वेस्ट किया उतना ही मिलेगा। तब मैम हम कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे 10 रुपए लेने के लिए? आप देखो कितना ग्रो करता है, दैट्स व्हाई यू ट्रेड इन शेयर्स। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैम इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट भी होते हैं ऑब्वियसली। कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और कहां लिखा हुआ है? एलओडीआर में लिखा हुआ है। मैम और कहीं नहीं लिखा हुआ है? अरे लिखा बहुत जगह हुआ है, बट मेनली इनके राइट जो होते हैं वो यहाँ पे। जैसे कि अगर वोट करना है हमें किसी रेजोल्यूशन पे तो हम कर सकते हैं, हमें एफपीओ पे सब्सक्राइब करना है, हमें प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, हमें कोई भी कॉपी चाहिए, चाहे अकाउंट्स का कॉपी चाहिए, किसी मीटिंग का कॉपी चाहिए, कोई भी चीज हम चाहे तो कंपनी के वर्किंग आवर्स में जाके ले सकते हैं। हमें नोटिस मिलना चाहिए, हमारा हक है। हम चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर्स को। कुछ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं जो कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। मिनट बुक होता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चार्ज के सेक्शंस, चार्ज की बुक्स होते हैं, सबको मेंटेन करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, उनके ही पोजेशन में होता है, तो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स जाकर के इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ईजीएम के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है नहीं हमारी कंपनी में डेडलॉक चल रहा है, हमारी कंपनी में डायरेक्टर आपस में बात ही नहीं कर रही, क्या कंपनी चलाएंगे ये लोग, हमें एनसीएलटी को बोलना पड़ेगा कि हमें ईजीएम करवाना है इनका, तो भी कंपनी रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो ईजीएम करवाए। क्या खुद जाके करवा ही देगा? नहीं, रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सब आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट इज, अगर मैम हमें एलओडीआर के थ्रू पढ़ना है कुछ, तो ये जो आपने देखा ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर कंपनीज एक्ट। ये जो आप पढ़ रहे हैं एज पर एलओडीआर। देखो पॉइंट्स बहुत हद तक सेम है। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट को आपसे 10-10 मिनट शायद डिस्कस किया होगा, अभी मैं जस्ट पॉइंट्स को ब्रश अप करके आगे बढ़ रही हूं। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है,
इंफॉर्मेशन, जो भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, जो भी फंडामेंटल ज्ञान बट रहा है कंपनी में, उन सब चीजों में यू हैव द राइट टू पार्टिसिपेट। आप वोट करेंगे, आपको रूल्स रेगुलेशन सबके बारे में, हर एक प्रोसीजर के बारे में जानने का हक है। मैंने एग्जांपल दिया था ई वोटिंग का, है ना, कि किस तरीके से ई वोटिंग का पूरा प्रोसेस आपको जानने का हक है। इनफैक्ट कोई भी और ऐसी चीज जहां पे कंपनी के इन्वेस्टर्स या फिर ये शेयर होल्डर्स के लिए वो कुछ नया हो सकता है, उनके लिए ये सारे प्रोसेस को, प्रोसीजर को जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो करेंगे कैसे। फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बोर्ड से, आप चाहे तो एजेंडा में कुछ ऐड भी करवा सकते हैं, अगर बोर्ड को सही लगा तो वो ऐड करेगा। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास पूरा हक है। और आप देखो ना, ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं ना बीएससी पे, जो मैंने आपको दिखाया था, वो एक्चुअली क्या है, गवर्नेंस का ही तो पार्ट है ना। किसके लिए वो सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं? अपन के लिए। आप ओनरशिप राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। मैम हम कैसे ओनर? अरे भाई, आप कंपनी के कितने शेयर होल्ड करते हैं? हम 100। तो आप कंपनी के 100 शेयर या 100 भाग के हकदार हो। कंपनी आपकी है मैम। हाँ बिल्कुल, 100 शेयर जितनी कंपनी आपकी है। ठीक है। ग्रीवियंस अगर चाहिए तो मैंने SCORES कोर्स के बारे में बताया था, है ना। लिस्टेड कंपनी को ये मेंटेन करना पड़ता है और इसके रिकॉर्ड्स भी देने पड़ते हैं हमेशा एक्सचेंज को, कि कहीं किसी इन्वेस्टर के ग्रीवियंस तो नहीं आए, और अगर आए तो क्या मैंने उसको सॉल्व किया या नहीं। ये भी किसका काम है? CS। ठीक है। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। मतलब मैम ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, जो 70% लोग जिन्होंने हाँ बोला होगा, 30% लोग जिन्होंने ना बोला होगा। मैम इनके संग तो गलत हो गया ना। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था एक सब्जेक्ट आपके फाइनल्स में, क्या नाम है उसका? RCD, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, जिसके अंदर एक चैप्टर है शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी के बारे में। और कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन जिसको हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कहते हैं, राइट, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, एक अच्छा सा कानून बना हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डायरेक्ट आके NCLT, पापा के पास जाएंगे ना। पापा कौन है? NCLT। कोई कंप्लेन करना है, कोई चीज है, सीधा जाओ NCLT। ठीक है, वहां जाके हम आगे चल के काम कर सकते हैं। तो हमें यहां तक ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट इज शेयर्स विथ DVR। DVR क्या होता है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय DVR? व्हाट? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मैम नॉर्मली एक शेयर का वैल्यू एक वोट का होता है नॉर्मली, लेकिन DVR में आप चाहे तो एक शेयर एक वोट के बराबर नहीं भी हो सकता है। 10 शेयर एक के हो सकता है, 15 शेयर एक के हो सकता है। बेसिकली कंपनी पैसे लेना भी चाहती है और ओनरशिप डाइल्यूट करना भी नहीं चाहती। उस केस में कंपनी DVR को इशू करती है। मैम तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कंपनी नहीं कर सकती। जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है ना, बहुत अच्छी कंपनीज, वही ये सब कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप कैसे और कब DVR इशू कर सकते हैं, वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट है, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि देखो टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स के ये नॉर्मल शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स के ये नॉर्मल शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या प्राइस चल रहा है इसका? 646। ये देखो, ये थोड़े सस्ते में मिलते हैं। ये भी टाटा मोटर्स के ही शेयर्स है, लेकिन कौन से वाले? DVR शेयर्स। ये कितने का चल रहे हैं? 422। मतलब अगर आज के डेट पे मेरे को टाटा मोटर्स में पैसे लगाने हैं तो मैं नॉर्मल शेयर में इतने पैसे लगाऊंगी जहां मुझे क्या मिल रहा है? वोटिंग राइट, जहां मैं क्या कर सकती हूँ, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह सारी चीजें हैं मेरे पास, सब कुछ एकदम नॉर्मल। यहां पे मेरे पास क्या नहीं है? वोटिंग राइट है, भी थोड़ा कम है ना। मेरे को ऐसे भी कुछ करना नहीं है, मेरे डिसीजन से टाटा मोटर्स का कुछ बन बिगड़ भी नहीं जाना। मेरे को 422 में शेयर मिल रहे, सस्ते में शेयर मिल रहे, एक वोटिंग राइट छोड़ने पे। और भी देखो थोड़े डिसएडवांटेज इसके हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो कम होती है। मतलब इसके लिए तो तुमको बायर सेलर्स दोनों मिल जाएंगे, इसके लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, सब कुछ है, बट हाँ थोड़ी मुश्किल है। मैम और बताइए ऐसा कंपनी क्यों करती है? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कौन सी कंपनीज ऐसा इशू करती है ये भी बता दिया। ऑब्वियसली कुछ प्री कंडीशंस होते हैं जो कंपनी को देखने पड़ते हैं कि उनके सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस, सारी चीजें प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ये आप कहां पढ़ते हैं मैम इसके बारे में? कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इसका बेसिक फैक्ट समझ में आया हमें। यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स इन द ईयर 2000 इशूड शेयर्स विद DVR। ओके ठीक है।
अब मैम प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ही हमें समझ में आता है जिसके पास थोड़ा प्रेफरेंशियल राइट होता है। ऐसे शेयर्स या ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका वोटिंग राइट तो कंपनी में नहीं होता है एज इक्विटी, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनके पास क्या होती है, पावर्स होती है। कैसी पावर्स? इनको प्रेफरेंशियल पेमेंट मिलता है, ठीक है, इनको पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे, साथ में इनको एक और चीज मिलती है, क्या बताओ वो? डिविडेंड्स। कैसे मिलते हैं? फिक्स डिविडेंड्स, राइट। यानी कि अगर इक्विटी है तो उसको पता नहीं आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस को इश्यू होने के टाइम पे ही पता होता है कि उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। मैम अगेन ये कंपल्सरी है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वो प्रेफरेंस है। मैम कहां पे ये एक्सप्लेन्ड है? ये सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में एक्सप्लेन्ड है। मैम डिविडेंड इसका फिक्स रेट पे होता है, जिस टाइम पे इशू करते हैं उसी टाइम पे होता है, इसका नाम ही होता है, मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा नाम होता है इसका, और मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका और इसका दोनों का हक डिफरेंट है, ये दोनों अलग क्लास के हैं। इसका जो डिविडेंड होगा वो 10% पे जाएगा, इसका जो होगा वो 12% पे जाएगा, ठीक है। ये इक्विटी में ये फीचर नहीं होता। प्रेफरेंस का रीपेमेंट वाइंडिंग अप में इक्विटी के पहले होता है, रिडीम हो जाता है या खत्म हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। इररिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल ऐसा कोई बोल के कोई चीज नहीं होता। मैम वोटिंग होता है? न मैम एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन क्या है? मैटर्स, अगर ऐसे कोई भी मैटर्स है, राइट, ठीक है, मैटर्स अगर कोई भी ऐसे मैटर्स हैं जो उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, अगेन वीडियो बैच ध्यान से सुनो 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 सुनो, ऐसे सो नहीं जाओ, पूरा सुनो। मैटर्स जो उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उन मैटर्स में वो वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, और वोट एट पार विद इक्विटी, राइट। अगर मान लो मैंने एक टर्म से ज्यादा का अरियर्स इकट्ठा कर दिया, मतलब ये जो मैं इंटरेस्ट या मैं जो डिविडेंड बोलती हूँ, जो परसेंट का मैं डिविडेंड देती हूँ, अगर मैंने एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा तक नहीं दिया, विथहोल्ड करके रखा, तो उनका जो होगा ना वोटिंग पावर, वो एट पार हो जाएगा किसके साथ? इक्विटी के साथ। मतलब हम उसको जब तक पैसे नहीं देंगे अब, वो एकदम इक्विटी शेयर होल्डर के संग बैठे रहेंगे। अरे उनका यही तो मतलब था ना कि उनको एक अच्छा डिविडेंड मिलेगा, उनका यही तो मतलब था कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा जब भी कंपनी वाइंड अप होगी। जब आप यही नहीं कर पा रहे हैं हमें, तो हम क्यों फिर अपने राइट्स को छोड़े? हम भी लेंगे वोटिंग में पार्टिसिपेशन, हम भी करेंगे वोट, ये है लॉजिक, ठीक है। मैम नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल बोल के कॉन्सेप्ट है कोई? द आंसर इज नो। कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? बहुत सारे। क्यूमुलेटिव हमने देखा था, जिनमें क्या होता था, सारे के सारे डिविडेंड्स क्या होते थे? क्यूमुलेट, इस साल नहीं दिया अगले साल देंगे, तो पिछले साल और इस साल का मिला कर देंगे, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता था, नहीं दिया नहीं मिलेगा। मैम कन्वर्टेबल, ऐसे जो बाद में यानी कि रिडम्पशन पीरियड के टाइम के बाद में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट, यानी उनका कोई रिडम्पशन पीरियड ही नहीं होगा, उनका कन्वर्टेबल पीरियड होगा, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली रिडीम। ये कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है बहुत डिटेल में, और इसको इशू करने के लिए एक कंपनी, अगर आप पब्लिक में कर रहे हो, ठीक है, आपको लिस्ट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ऑब्वियसली आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी ये कर सकते हो। पार्टिसिपेटिंग मतलब मैम जब हमने सारे पैसे दे दिए, इक्विटी को भी डिविडेंड दे दिया, अब भी कंपनी के पास पैसे बच गए, बताओ अरे अब क्या कर सकते हैं? अब अगर मतलब हमने सब कुछ दे दिया, इक्विटी नहीं दिया, सॉरी, हमने सबको पैसे दे दिए, सबको पैसे दे दिए, अब सिर्फ डिविडेंड देने की बारी है, ठीक है। हमको डिविडेंड देना है इक्विटी को, लेकिन ये तो प्रॉफिट्स है ना, इसके बाद भी हमारे पास पैसे बच रहे हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा आफ्टर गिविंग इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बचता है ना, अब हमारे पास ऑप्शन है, मान लो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दे दे, मतलब और डिविडेंड दे दे बीच में, या हम क्या करें, मतलब इनको तो दे ही, साथ में हम प्रेफरेंस को भी दे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसके ऊपर इनका भी हक होगा। इनका नाम ही है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें इनका योगदान हो सकता है, मतलब इनका हिस्सा हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बचता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब इनका कोई हिस्सा विस्सा नहीं होगा, ठीक है। मैम रिडम्पशन जो है वो कितने टाइम तक कर सकते हैं? 20 साल, लेकिन एक्चुअली ये कितने का है पता है? 30 साल, 10 एक्स्ट्रा साल मिलते हैं फॉर इंफ्रा, वेरी गुड। लेकिन इस 10 साल में भी एक लॉजिक है कि इस 20 साल के ठीक बाद सबसे पहले तो आपको सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा, देखो भैया हम लोग ज्यादा टाइम तक इसको रखने वाले हैं। अगर वो भी मिल गया तो भी 21वें साल से तुमको 10-10% करके रिडम्पशन चालू करना पड़ेगा, वरना 30वें साल में बोलोगे अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो आपको रिडीम नहीं कर पाएंगे। एक बार में हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, ठीक है, नहीं है तभी तो तुमने एक्सटेंड किया है ना।
तो इसी के लिए बोलते हैं कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े और कोई डिफॉल्ट ना हो, 21वें साल से तुम क्या करना स्टार्ट कर दो, रिडीम। ठीक है, ओके मैम। डिबेंचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली क्या होते हैं डिबेंचर्स? कुछ नहीं है मैम, डेट है, कुछ नहीं है, लोन है, एक लेवरेज का आइटम है, एक लेवरेज का टर्म है। ओके, अब एक्चुअली इसको कहां दिया हुआ है, एक मैंने बोला था तुम लोग रेफर करना सिक्योरिटीज का, ये एक डेफिनेशन, इसमें क्या बोला है, सिक्योरिटीज मींस ऐसे सिक्योरिटीज जो सेक्शन 2 ऑफ सेक्रा में डिफाइंड है। अरे वाह, क्या मजेदार बात है ना, ये सब बहुत देखते हैं ना आप लॉ में, ऐसे कैटेगरी 2 जो यहां नहीं है वहां नहीं है ना। तो ये आपको देखना है कहां कि सेक्रा में बोला क्या, सिक्योरिटीज का एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो एक चीज समझो, उसके अकॉर्डिंग नहीं आगे पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले डिबेंचर्स कितने तो टाइप्स के हैं, हमने देखा कितने टाइप्स के मैम, 4। एक तो फुल्ली मतलब पूरा कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस में, इक्विटी में, इक्विटी में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका टाइम पीरियड जब होगा वो रिडीम हो जाएगा अपना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन खत्म हो जाएगा। पार्टली या पार्शियली कन्वर्टेबल का मतलब है अगर 100 किया तो एक तो कोई रेशियो होगा ऑब्वियसली, मान लो इसमें 20 शेयर्स क्या हो जाएंगे मेरे कन्वर्ट और 80 शेयर्स क्या हो जाएंगे रिडीम। ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो पूरा का पूरा यानी 100 का 100 डिबेंचर क्या कर लो, 100 के 100 इक्विटी में ले आओ, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। मतलब अगर आप अपने ऑप्शन को अवेल नहीं करते हो तो आप रिडीम भी कर सकते हो, ठीक है। अभी डिफरेंस बोला शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में, तो इसमें डिविडेंड मिलता है, इसमें ऑब्वियसली क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें सर्टेन नहीं होता है, क्या, डिविडेंड, सर्टेन डिविडेंड नहीं होता है, चाहे तो देंगे या तो नहीं देंगे। ऑब्वियसली प्रेफरेंस में सर्टेन होता है बट इक्विटी में सर्टेन नहीं होता है, इसमें हमेशा सर्टेन होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेफरेंस में इश्यू करने के टाइम पे नाम लिख देते हैं कि इतना % मिलेगा, लेकिन हाँ कोई ऐसा ठीक नहीं है कि आपको देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी क्यूमुलेटिव होता है तो उसको तो पक्का मिलेगा। लेकिन इस केस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भाई आपके पास कि देना है नहीं देना, ना 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 ना। आपने ब्याज पे पैसा लिया किसी से, उसको ब्याज नहीं दोगे चलेगा, इनसे भी तो आपने यही बोल के पैसे उठाए हैं, इनके पास बेचारों के पास कोई हक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको पैसे दे रहे हैं। इनको तो एक ही चीज से मतलब है, इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज नो टाइम पीरियड फॉर रिडम्पशन, इक्विटी जब तक कंपनी चलेगा परपेचुअल सक्सेशन, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। प्रेफरेंस में ऑन द अदर हैंड टाइम पीरियड है, कितना बताओ, मैक्सिमम 20। एक छोटी सी बात करके लिख देना 10। इसमें भी 2 कंडीशंस, क्या बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से कंसेंट लेना पड़ता है और लास्ट में 21st ईयर से क्या करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। कितने कितने % करके, 10%, वेरी गुड। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड फॉर रिडम्पशन, अच्छा इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ये रहता है ये भी फिक्स्ड होता है, इसका कितना है, 10 + 10 है, 20 + 10 है, कितना है, मैंने यहीं पे कहीं लिखवाया था ना आपको, 10 + 20 नहीं होता है, 20 + 10 भी नहीं होता है, 10 + 10 होता है, ठीक है। इसका कितना टर्म पीरियड है, व्हाट इज द टर्म, मैंने आपको एक ब्रैकेट में करके लिखने भी बोला था, नहीं लिखा किसी ने, कहां लिखा था बताओ, यहां लिखा था, ये देखो 10 + 10। सो डिबेंचर्स का एक्चुअली कितना टर्म होता है, 10 इयर्स का, लेकिन इंफ्रा के लिए उनका भी वो 10 इयर्स का एक्सटेंशन है, मतलब टोटल 20। मैंने इसीलिए बोला था रिवीजन के टाइम पे लिख लो इस चीज को, मैंने यहां लिख दिया, ऑल दो यहां पे देखो, ठीक है, ओके, डन 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 डन, ओके। हाँ, एक चीज मैंने बोली थी आपको कि एक्चुअली डिबेंचर के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी रिक्वायर्ड है, डिपॉजिट्स को ट्रिगर नहीं करना चाहिए और डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट, मतलब सुनो, देखो एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, उस थ्रेशोल्ड को अगर पार करते हैं ना फॉर डिबेंचर्स की, इतने इशू कर सकते, इतने रुपए का इशू कर सकते, उसको अगर पार करते हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। ट्रस्टी क्या देखता है कि कंपनी का औकात है, अरे मैम क्या बोल रही हैं, अरे कंपनी का औकात है कि वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट कर सकता है कि नहीं। और ये कैसे पता चलता है, कंपनी ने एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी बना के रखी होगी, कोलेटरल होगा, कोई एक एसेट होगा जिसको एक चार्ज के फॉर्म में क्रिएट करते हैं कि भाई देख अगर कंपनी डूब भी गई तो ये जो है ना इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा इनको बेच के आएगा। डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है देखना कि पहली कंपनी ने ये कर रखा है कि नहीं, और दूसरी ये
सफिशिएंट है ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दे सके अगर कंपनी डूब जाए तो, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं होता है और इसका मतलब है कि आप जो डिबेंचर होल्डर हो आप सिक्योर्ड हो। आप क्या हो? सिक्योर्ड मतलब ऑब्वियसली बैक्ड बाय द चार्ज कुछ है। साथ में डिपॉजिट्स ट्रिगर नहीं करने चाहिए। डिपॉजिट्स की भी आप जब आपने सेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें ऐसी होती है कि आप पब्लिक से पैसे लेते हो, डिबेंचर में भी आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो, तो कभी भी डिपॉजिट का सेक्शन ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर डिबेंचर लेते हुए डिपॉजिट का सेक्शन ट्रिगर होगा तो वो एक पब्लिक डिपॉजिट मानी जाएगी एंड बहुत सारे पेनल्टीज लग जाते हैं वहां पे। एंड फाइनली डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन कि वो कितना लेवरेज करना चाहता है, कितना बोरो करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप इतना ही % कर सकते हो डिबेंचर इशू, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अभी तक क्लियर है? सो फार सो गुड, ठीक है। FCCB और FCEB ये दोनों में सब कुछ सिमिलर था एक चीज को छोड़ के। अपने दोनों को शॉर्ट में फटाफट डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था कि एक कंपनी है XYZ, ठीक है, ये अपना एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, अपना एक पर्टिकुलर बॉन्ड क्या करना चाहती है? इशू करना चाहती है एक बाहर के इंडिविजुअल को। अब द क्वेश्चन इज ये बाहर का इंडिविजुअल इसको खरीदेगा क्यों? तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटेड होती है डॉलर्स में या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी में, तो कोई रिस्क जो होता है वो नहीं होता है। इनके पास ऑप्शन आता है कन्वर्जन के टाइम पे कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, बॉन्ड क्या एक फॉर्म ऑफ डेट है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी में। मतलब ये इंसान इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। इसके साथ साथ इसको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी किस पे मिलेगा? फॉरेन करेंसी में ही, और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। और ऑब्वियसली ऑप्शन मिलता है टू कन्वर्ट। अब द क्वेश्चन इज मैम ये क्यों करेगा? ये ऑब्वियसली अपना ड्यू डिलिजेंस देखेगा कि भाई आज हम डेट लेके कन्वर्ट करवा ले वो बेटर है या हम रिडीम करवा ले और उससे कंपनी का शेयर खरीद ले वो बेटर है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी के शेयर प्राइस पे, ठीक है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा होगा तो हम कन्वर्ट करवा लेंगे, अगर कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा तो हम कन्वर्ट कराना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है मैम। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, आप इसको आराम से देख सकते हो, रिविजन है तो आई एम जस्ट बीइंग क्विक। FCEBs में सेम चीजें थी अपार्ट फ्रॉम वन थिंग। इसमें क्या हो रहा था, आप जब कन्वर्ट कर रहे थे तो कौन से शेयर मिल रहे थे आपको? किस कंपनी के शेयर मिल रहे थे? XYZ के। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में XYZ कंपनी के शेयर्स नहीं मिलते, इश्यू ही करता है बॉन्ड। लेकिन जब कन्वर्जन की बात आती है तो किसी और कंपनी के बॉन्ड्स मिलते हैं। शर्त बस इतनी है कि ये दोनों जो कंपनीज है ये क्या होनी चाहिए बताओ? सेम प्रमोटर ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, सेम प्रमोटर ग्रुप का पार्ट होना चाहिए मैम। यानी कि ये कन्वर्जन और रिडम्पशन दोनों का ऑप्शन अभी भी इसके पास है। द आंसर इज यस, ठीक है। अब बात करते हैं IDR के बारे में। IDR क्या था? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। सुपर इंपॉर्टेंट मैम, नाम से समझ आ रहा है इंडिया में आकर के कोई तो कुछ इशू कर रहा है, यही होता है क्या? इंडिया में आके कोई इशू कर रहा है कि इंडिया बाहर जाके इशू कर रहा है? अभी तक यही नहीं पता चल रहा है, इंडिया में आके इशू हो रहा है, इंडिया के बाहर रिविजन चल रही है। इंडियन कंपनी इशू करता है, इंडियन बैंक इशू करता है बाहर? नहीं, फॉरेन, राइट। सो फॉरेन शेयर्स जब इंडिया में आते हैं एक नाम लेके आते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो एकदम सिमिलर होता है एज कंपेयर टू शेयर्स, सब कुछ सिमिलर होता है, बस फर्क कितना होता है, ये जो शेयर्स होते हैं इसको हम शेयर्स नहीं बोलते हैं, इसको हम IDR बोलते हैं। क्यों IDR बोलते हैं? क्योंकि शेयर्स, ठीक है, ये शेयर्स मतलब जिसके बदले IDR इशू है ये किसी और के पास है, वो इंडियन नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? मैंने बोला था ये सिंगापुर है, सिंगापुर की एक कंपनी है जिसको शेयर्स इशू करने इंडियन मार्केट में, पर वो नहीं कर सकती। वो बैंक के पास गई, वो बैंक के पास गई और बैंक को बोला कि भाई आपका तो ब्रांच है ना इंडिया में, आप एक काम करो ना, ये मेरे तो शेयर्स रख लो, अपने ब्रांच को बोल दो ना वहां से मेरे लिए शेयर्स इशू कर देंगे। तो इसने बोला ठीक है, इसने शेयर्स ले लिए और अलाउ किया अपने कस्टोडियन को जो रजिस्टर्ड था, ठीक है, उसको बोला कि भाई देख ठीक है तू इशू कर दे, मेरे पास शेयर है, सेफ है, सब कुछ एकदम एकदम ओके, तुम इशू कर दो IDR। यानी एक्चुअली ये शेयर्स ही हैं, बस इसका रूप बदल दिया है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, यानी ये डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। द आंसर इज यस। अंडरलाइन क्या है? शेयर्स, जो किसके पास है? इस बैंक ओवरसी कस्टोडियन के पास है।
इंडियन कस्टोडियन के पास शेयर्स नहीं है, इंडियन कस्टोडियन के पास अप्रूवल है कि तुम इशू कर दो। एक्चुअली तो ये दोनों इक्वल ही है ना, सिमिलर ही है ना, बैंक ब्रांचेस, ठीक है मैम। और फिर ये डिपॉजिटरी के संग मिलकर के क्या कर देता है, आईडीआर इशू कर देता है। अब इंडियंस इस आईडीआर को जब खरीदेंगे तो इसका भाव बढ़ेगा या घटेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ये किस में डिनोमिनेटेड होते हैं, ऑब्वियसली रुपीज में। इनको डिविडेंड भी अगर मिलेगा तो वो किस में होगा, रुपीज में। सब कुछ एकदम शेयर के माफिक होता है, बस एक चीज अलग है, वो क्या, आईडीआर बोलते हैं इसको। क्या ये ट्रेड होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, ठीक है मैम। तो ये आईडीआर और कुछ नहीं है, एक डेरिवेटिव है जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, वो ओवरसी कस्टोडियन के हाथ में, और वो कंपनी जिसने ओवरसी कस्टोडियन को शेयर्स दे रखे हैं जैसी परफॉर्म करेगी, आईडीआर का भी प्राइस उसी तरीके से ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। हम ट्रैक करेंगे तो किसको करें, आईडीआर के पीछे कौन है भाई, अल्टीमेटली कौन मुखड़ा छुपा के बैठा है, ये सिंगापुर की कंपनी, ठीक है, ओके। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ये इशू कर रखा है? स्टैंडर्ड चार्टर का मैंने नाम नहीं दिया था, कुछ बोला था स्टैंडर्ड चार्टर के बारे में, राइट? डेरिवेटिव्स जो उन्होंने इशू किया है, मार्क करवाया था। अच्छा, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन, आरबीआई नोटिफिकेशन, सब कुछ इनको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यही इंडिया में आकर के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये बच तो नहीं सकते, इनको काम तो वैसे ही करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट में मैंने बोला था, एक फॉरेन कंपनी थी, अपने शेयर्स ओवरसी कस्टोडियन को दिया था, उन्होंने अलाउ किया था इंडियन कस्टोडियन को, जिसने आईडीआर इन्वेस्टर्स को इशू किया, ठीक है मैम। अब एक कॉन्सेप्ट मैम, डेरिवेटिव, जिसके लिए आपने बोला है 3-4 घंटे का एक तो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उसका एक डेफिनेशन या ब्रीफिंग तो आप दे दीजिए कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। मैंने बोला डेरिवेटिव्स अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने एग्जांपल लिया कमोडिटी का, ठीक है। टमेटो का भाव 50 रुपए केजी चलेगा, ठीक है, आजकल कितना चल रहा है वैसे, 200। अरे बाबा, ज्वेलरी के बॉक्सेस में बिकना चाहिए अब, सच में 200 हो गया क्या? जिंजर का भी बढ़ा था, मैंने देखा था, मिर्ची का भी बढ़ गया। अच्छा, घर में मतलब अब तो सब वेज खाएंगे भाई, एकदम प्योर, टमाटर भी नहीं, अब तो वेज कैटेगरी में वही है, सावन चल रहा है, हाँ प्योर वेज, मतलब लहसुन प्याज भी नहीं। ओ लेकिन अदरक तो जाता ही था, अदरक का प्राइस बढ़ गया, मैंने देखा था न्यूज़पेपर में, टमेटो और अदरक, बस फिगर याद नहीं आ रहा है मेरे को। मम्मी अगर वीडियो देखेगी मेरी तो बोलेगी हाँ बेटा तुम्हें क्या पता दाल चावल के क्या भाव हो रखे, पता है मम्मी, ठीक है। सो 50 रुपीज पर केजी का अगर क्या हो रखा है, टमेटो, क्या हो रखा है, टमेटो, तो मेरा बॉटल बिक रहा था 100 करके, 100 रुपए पर केजी हुआ तो ये 150 हो गया, 150 हुआ तो ये 200 हो गया। मैम ये मजाक कर रही है, बॉटल ही तो है, अल्टीमेटली क्या है, ये क्या बन रहा है, केचप किससे बन रहा है, टमेटो से, टमेटो का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी तो प्राइस बढ़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो तो आप इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देखते हो, सिमिलर है, वैसे ही ये जो है ये है अंडरलाइंग, इसके बेसिस पे डेरिवेटिव को हम बनाते हैं, इसके बेसिस पे डेरिवेटिव पिक्चर में आता है। डेरिवेटिव का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, अंडरलाइंग ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, सिंपल। ये जो पर्टिकुलर डेरिवेटिव होता है वो अलग अलग चीज का हो सकता है, वो कमोडिटीज का हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। ये दिस इज नथिंग, डेरिवेटिव्स के तौर पे वो आपके बारिश पे हो सकता है, डेरिवेटिव्स आपके वेदर पे हो सकता है, डेरिवेटिव्स आपके शेयर्स पे हो सकता है, किसी बॉन्ड्स पे हो सकता है, एनीथिंग, तुम चाहो तो कुछ भी बना लो, ठीक है, इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ उसके लिए भी फिर रेगुलेशन आता है कि किस डेरिवेटिव को हम असली डेरिवेटिव मानते हैं, किसके ऊपर हम पैसे लगा सकते हैं, कौन सा लीगल है, कौन सा एथिकल है, ठीक है। इसी में आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसी में आता है कॉल पुट, ये सारी भी चीजें इसी में आते हैं। अभी हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे मैम डेरिवेटिव्स के टाइप है, कहाँ डिफाइंड है ये, सेक्रा में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वैप्स होते हैं, कुछ फ्लोज होते हैं, कॉलर्स होते हैं, कुछ कैप्स होते हैं, ये सारी भी चीजें किस में आती है मैम, डेरिवेटिव्स में, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं तो ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपना वैल्यू डिराइव करते हैं, क्या करते हैं, डिराइव करते हैं फ्रॉम दी अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि ये अपना वैल्यू डिराइव कर रहा था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, इसका अंडरलाइंग क्या है, ये टमेटो, ठीक है, ओके मैम। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे डेरिवेटिव्स के, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैम। ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसे और भी बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स जो डेरिवेटिव में आता है,
ठीक है, अभी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव तो हमें पता चल गया। रुकना रुकना, ये रहा। ये सब हो गया था ना, डिवेंचर्स ये अच्छा, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल, हाँ ये भी मैंने बोल दिया कि उसके लिए आपको राइट ऑप्शन होता है, ये आप और अच्छे से पढ़ने वाले हैं एक और बार। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या मैम, कुछ नहीं, फॉर्म ऑफ डेट है ना, एक डिबेंचर का एक तरीका समझ लो, एक डेट सिक्योरिटी है जहां पे इशुअर क्या करता है, बॉन्ड को, एक कूपन रेट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, एक कूपन रेट, ठीक है, उसके बेसिस पे, और मैच्योरिटी पीरियड, दो चीज, जब भी मैं बॉन्ड देखूं, एक्चुअली तीन चीज देखूंगी, रेटिंग्स, क्या देखूंगी मैं बॉन्ड्स के लिए, रेटिंग्स, कौन सा रेटिंग मैम, 5 स्टार, IMDb नहीं, ठीक है, ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो AAA+, ये सारी रेटिंग्स देती हैं, उसके साथ मैं कूपन रेट देखूंगी, कूपन रेट और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है, कौन सी कंपनी इशू कर रही है वो देखूंगी, और मैच्योरिटी पीरियड देखूंगी। मैच्योरिटी पीरियड क्या हो गया मैम, मैच्योरिटी पीरियड होता है, क्या बताओ, कितने टाइम में वो रिडीम हो जाएगा, कितने टाइम में उसके पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे, मतलब अगर आज मैंने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी ने मुझे बॉन्ड दिया, मुझे कितने टाइम तक ये होल्ड करना है, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड, कितना मिलेगा मेरे को, वो है मेरा कूपन रेट। और फाइनली रेटिंग्स देख के मैं देखूंगी ये कंपनी इशू कर रही है, बट इसका रेटिंग्स कितना है भाई, मतलब अगर फ्यूचर में या सॉरी पास्ट में इसने इशू कर रखा है, इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कितना पैसा दिया, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगी, बॉन्ड्स को परचेज करूंगी या बॉन्ड्स को इशू करने वाली कंपनी से लूंगी, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, यस मैम, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है इसका, फिक्स्ड फेस वैल्यू होता है, विच इज द अमाउंट टू बी रिटर्न टू द इन्वेस्टर अपॉन मैच्योरिटी, मतलब हम कितना रुपया तुमको देगा, दैट इज रिटन एज दिस, मतलब मैम अगर 100 रुपए का होता है तो हम डिस्काउंट में इशू करते हैं, मान लो हमने इसको 70 में इशू किया, ठीक है, और मैंने 30% का बोल रखा है कि कूपन रेट है, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे हम कितना पे करेंगे, 100 रुपए, ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पे हम कितना पे करेंगे, 100 रुपए, 100 रुपीज का था, हम डिस्काउंट में इशू किए थे 70 पे, हम फेस वैल्यू जो 100 रुपए उसके ऊपर है, उसके ऊपर 30% देंगे, मतलब 30 रुपीज हम पे करेंगे, पे एक्चुअली हम नहीं करते, समझो, एक इंसान है, एक कंपनी है, ठीक है, इसने बॉन्ड इशू किया, ये बॉन्ड इशू किया, इसके फेस पे लिखा है 100 रुपए, इस इन्वेस्टर को अभी इसको 70 रुपीज देना है, क्यों, क्योंकि ये 30% डिस्काउंट पे इशू हो रखा है, ठीक है, जब रिडम्पशन का समय आएगा तब इसको हम 70 रुपए नहीं देंगे, हम इसको 100 रुपए देंगे, ये 30% मैंने इसको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, कैसे दिया, बिना पे किए ही दिया, क्यों, क्योंकि इसने मेरे को कितना दिया था 70, मैं इसको कितना पे कर रहा हूं 100, ऐसे ही कमर्शियल पेपर का भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म के डेट्स हैं जो कंपनीज पिक करती हैं। अब द क्वेश्चन इज मैम ऐसे नहीं होके, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये फेस वैल्यू हम बता ही दे 100 रुपए का, बिल्कुल बता सकते हैं, और एक कूपन रेट दे दे, बिल्कुल बता सकते हैं, और एंड में 100 के ऊपर 130 दे दे, इसने 100 ही दिया हो, क्या ये पॉसिबल है, इसने 100 ही दिया हो, इस इंडिविजुअल ने कंपनी को 100 ही दिया हो, और कंपनी ने एक अमाउंट के ऊपर फिक्स्ड किया हो कूपन रेट, एंड में उसको उतना मिलेगा, यस पॉसिबल है, डिस्काउंट में इशू करे या फेस वैल्यू पे इशू करे, और कितना पेमेंट करे वो कूपन रेट पे डिपेंड करता है, तो इट्स ऑब्वियसली पॉसिबल। ऑल बॉन्ड्स रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, मतलब सारे के सारे बॉन्ड्स जो अमाउंट पे करते हैं वो मैच्योरिटी डेट की बात, मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट बीच में दे रहे हैं, ये सब नहीं होता है, जिस दिन मैच्योरिटी उसी दिन आपको पैसा मिला और टाटा बाय बाय, मतलब पूरा प्रिंसिपल दे करके टाटा बाय बाय कर देते हैं। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली पॉसिबल है अगर बॉन्ड के कंडीशंस में ऐसी बातें लिखी हुई हो, लेकिन प्रिंसिपल कब देते हैं हम, प्रिंसिपल हम मैच्योरिटी पे देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज सर्टेन परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू, जो कि हम कूपन पेमेंट भी बोलते हैं, जैसे अगर 100 का 30% है तो 30 रुपीज मेरा क्या हो रहा है, एज कूपन जा रहा है, मतलब एज इंटरेस्ट जा रहा है। जनरली कंसीडर एज लेस रिस्की, क्यों, क्योंकि इक्विटी से कम रिस्की होता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेगुलर होते हैं और प्रिंसिपल हमें पूरा का पूरा मिल जाता है, इक्विटी की तरह नहीं होता है कि लास्ट में खड़े हैं बाय बाय बोल रहे हैं, वो सब नहीं होता है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि उतने लॉन्ग टर्म के लिए इशू भी ये नहीं होता है। अच्छा,
मैम ये 20 से 30 साल या उससे ज्यादा के लिए होता है, द आंसर इज यस, बट स्टिल सेफ होता है। क्यों? क्योंकि ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप अलग अलग, ऐसा नहीं आज मैंने ले लिया 30 साल मैं ही लेके पड़ी हूं, नहीं नहीं नहीं, इक्विटी कैसे है, आप इधर उधर देते हो, वैसे ये ट्रांसफरेबल होता है। और ऑब्वियसली ये डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैम 20-30 साल के लिए इशू होता है? नहीं भाई, कम टाइम के लिए भी इशू होता है, बहुत, उनका मैच्योरिटी पीरियड ही रहता है, हम देख कर करते हैं, अच्छा ये कंपनी ने आज इशू किया, इसका मैच्योरिटी पीरियड इतना है, वी विल इशू दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को अगर देखो, हाँ सुनना आप लोग, यस बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे मुझे मैसेजेस किए जा रहे हैं, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम? मुझे तो अच्छे से स्क्रीन दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, नहीं थोड़ा, माय बैड, सॉरी कट रहा है थोड़ा सा, आई टेक केयर। चलो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मैम गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सरल, सबसे सिंपल, लोगों का फेवरेट, एक्चुअली लोगों का फेवरेट ये वाला है, टैक्स सेविंग बॉन्ड। टैक्स सेविंग बॉन्ड क्यों लोगों का फेवरेट होता है? क्योंकि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अपने फाइनल इनकम से जब यहाँ पे आप पैसे निकाल के आते हैं, तो गवर्नमेंट इस पे आपको क्या देती है? टैक्स बेनिफिट। लोगों को टैक्स बेनिफिट बहुत पसंद है, टैक्स किसी को नहीं देना, बेकार का पैसा लगता है वो हमें, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अलग अलग जगहों पे पैसे को डाइवर्सिफाई करो, ताकि आपके पैसों की वजह से इकोनॉमी का बेनिफिट हो। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती है, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक्स और सब जब इशू करते हैं तो उसको हम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है मैम, सबसे पहला गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से वाले होते हैं? जो गवर्नमेंट या पीएसयूज, यानी कि ऐसे अंडरटेकिंग्स जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, वो इशू करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो काफी लो होता है। रीजन भी बहुत सिंपल है, रिस्क भी कम है तो इंटरेस्ट भी कम होगा। सिंपल है ना, रिस्क अगर कम होगा इंटरेस्ट भी कम होगा। ठीक है मैम, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज, ऐसी जो पब्लिक नहीं है, ठीक है, वो इशू करती हैं। अब इनके लिए हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखते हैं, बिकॉज इन पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं है, मतलब कंपनी पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं है, प्राइवेट है ना, भाग गई तो। These bonds are issued by banks and financial institutions and हाँ, ये जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं बॉन्ड मार्केट्स को, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड जो होते हैं वो यही लोग इशू कर रहे होते हैं, बिकॉज इनके पास ऑप्शन भी है और चांस भी है। बैंक बहुत सारी बॉन्ड्स इशू करती है, बहुत सारी बॉन्ड्स। एंड फाइनली इट्स टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। टैक्स सेविंग बॉन्ड्स क्या है कि जब भी आप एक बॉन्ड होल्डर, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करता है, ये दो तरफ से आपको डुअल स्वॉर्ड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक तो बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट कमा रहे हो, जिसको अपन कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है, इसके साथ आप टैक्स भी सेव कर रहे हो, टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे डुअल बेनिफिट है आपके। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वारंट, मैम वारंट क्या होता है? वारंट कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, और 5 मिनट बने रहो मेरे संग, ये चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा। ये बस अब आपको एग्जाम के पहले इस वीडियो को, या फिर जब मैराथन आएगा तो वो और छोटा सा होगा, ये तो बहुत डिटेल में गया हमारा, वो उस चैप्टर को फिर हम पिक्चर में लेकर के आएंगे। हाँ मैम अब तो छोड़ ही दीजिए बस, अब कितना और है ना, कितने 3-3.5 घंटे हो गए आप लोगों को ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मेरे बारे में भी सोचो तुम लोग, हाँ मैं भी तब से बोल रही हूँ। ठीक है, वारंट, वारंट के बारे में हम क्या जानते हैं मैम? वारंट मतलब ऐसा ऑप्शन होता है ना जो कंपनी के पास है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, मान लो एक शेयर है, इसके साथ एक हमने वारंट दे रखा है। मैंने एग्जांपल दिया, आप गए एक शॉप स्टॉप गए, ठीक है, शॉप स्टॉप जाकर के आपने शॉपिंग तो कर ली, शॉपिंग करने के साथ आपको क्या मिला? एक साथ में एक कूपन मिला, एक बॉन्ड मिला, ठीक है, एक वारंट मिला। आपको बोला क्या कि आप चाहो तो इतने पीरियड में आना वापस, आपको हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब तुम बोले मैम ऐसे तो मैं सख्त हूं, यहां मैं पिघल गया। क्यों? क्योंकि मैम बहुत अच्छी ऑप्शन मिली हमें ना, शॉप स्टॉप में वापस शॉपिंग करने का मौका मिलेगा और इतना ज्यादा डिस्काउंट चल रहा होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम चाहो तो शॉप स्टॉप जाकर के इसको रिडीम करो। अब मान लो क्रिसमस चल रहा है, 50% सेल चल रही है, तुम क्या बेवकूफ हो कि इसको फाड़ोगे, जाओगे और बोलोगे हमें 30% डिस्काउंट दीजिए? तब तुम इस ऑप्शन को कभी भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है, उसी टाइम पीरियड पे। मतलब यहाँ पे अगर 0% कुछ भी ऑफ चल रहा हो, मतलब एकदम नॉर्मल प्राइस पे चल रहा है, तब तो तुम जाओगे इस चीज को। यानी कि तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस ऑप्शन को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। और ये ऑप्शन क्या है? शॉप स्टॉप का नहीं, ये ऑप्शन है तुम किसी चीज को परचेज करना चाहते हो, और वो कोई चीज क्या है? शेयर्स। क्या बोला?
बायर को हम ग्रांट करते हैं राइट टू परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स, यूजुअली एक ही देते हैं हम, ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट गिवन एक्सरसाइज प्राइस। मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लो कम प्राइस होता है वो जो पर्टिकुलर, मान लो अगर आज मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो उसके हिसाब से मे बी 30, 40, 50, 60 इस टाइप का, मतलब 100 से कम का प्राइस होगा। हम देते हैं ऑप्शन किसको, किसको, बायर। बायर मतलब शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है या किसी को, कि आप क्या कर सकते हो, शेयर्स ले सकते हो हमारी कंपनी के, कितने रुपए पे, इस पर्टिकुलर प्राइस से तो कम रुपए पे। अब तो वो तुम पे डिपेंड करता है ना कि तुम लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ठीक है मैम, डन। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोनों ही क्या थी मैम, सिमिलर थे। इस पे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। मैम जब म्यूनिसिपैलिटी ऐसे बॉन्ड्स इशू करता है ना पब्लिक को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रा, फॉर द पर्पस ऑफ अपने पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, अपने पर्टिकुलर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्टिकुलर एरिया के फंड्स को इंक्रीज करने के लिए फॉर अलग अलग प्रोजेक्ट्स, तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बोलते हैं। ये रेगुलेटेड है और इसमें भी कुछ नॉर्म्स है। मतलब कोई भी बॉन्ड कैसे भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी किसी भी स्टेट का ऐसे ही इशू नहीं कर सकता। देयर आर फ्यू कंडीशंस एंड व्हाट आर दोस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशन। सबसे पहला, म्यूनिसिपैलिटी का कोई नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में। ठीक है, 3 पिछले ईयर्स में कोई नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली पॉजिटिव में तो रहे भाई, पैसे मांग रहा है तो तुम खुद पॉजिटिव में रहो पहले। म्यूनिसिपैलिटी का कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी लोन पेमेंट में। ठीक है, किसी भी बैंक या किसी एनबीएफसी के साथ। म्यूनिसिपैलिटी के जो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या जो मेंबर्स होते हैं वो डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए। और कैसे पता चलेगा, एक लिस्ट आती है आरबीआई की, उस डिफॉल्टर में उनका नाम नहीं होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का the municipality should have no record of default in the payment of interest and repayment of principal with respect to debt instrument। मैम यहाँ पे भी तो सेम बोल रहा था ना, म्यूनिसिपैलिटी ने डिफॉल्ट नहीं किया और रीपेमेंट ऑफ डेट में या लोन्स में जो उन्होंने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, और फिर बोला पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम यूज करते हैं वर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्यों? पहले प्रिंसिपल पेमेंट कर चुके हैं, राइट, करेक्ट, इसीलिए रीपेमेंट, क्योंकि उन्होंने हमें दिया था अब हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, एंड पेमेंट क्योंकि वो एक बार ही जा रहा है, फर्स्ट टाइम। सो वी यूज दीज वर्ड्स। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर्स के लिए। अब मैम ये बात तो हमें क्लियर हो गई म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स किस लिए होता है, और ये भी बात क्लियर हो गई कि कैसे इसको इशू कर सकते हैं। अब सेक्यूरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं एक बार, छोटा सा फटाफट क्विकली देख लेते हैं इसको। सेक्यूरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की जब मैं बात करूं तो क्या होता है मैम, बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स के पास ना अलग अलग जगह से पैसे आते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स बैंक लेकर के क्या करता है, इनको इंटरेस्ट देता है मैम, इनको इंटरेस्ट देता है और इस पैसे को वो आगे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। ये बेसिक चीज तो हमें पता थी। अब तुम सोचो, बैंक लोन भी तो देता है ना, बैंक अगर लोगों को लोन देता है तो बदले में कोलेट्रल लेता है। क्या लेता है? कोलेट्रल सिक्योरिटी। हो सकता है वो किसी के घर के पेपर्स हो सकता है वो किसी के गाड़ियों के पेपर्स हो, कोई इंश्योरेंस के पेपर्स हो, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये लेकर के क्या ये कबाड़ी खाना थोड़ी बना रहा है। अब देखो ये क्या है, ये इलिक्विड है। क्या लिक्विड है? इलिक्विड है, इलिक्विड। इसको कभी भी कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बैंक के पास अकल आया, बैंक ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम एक एसपीवी बनाते। क्या बनाते हैं? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या बनाते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होगा वो बैंक के बिहाफ में डेट, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी चीजें इशू करेगा। ठीक है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेगा? इशू करेगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, जैसे कि डिबेंचर, ट्रस्टीज बैठे रहते थे ना कि कोलेट्रल देखेंगे, यानी कि अगर डिबेंचर होल्डर्स होते हैं तो उनके पीछे कुछ सिक्योरिटी होती है। आप किसके बेसिस पे हमें ये बॉन्ड्स दे रहे हो, किसके बेसिस पे ये चीजें हमें इशू कर रहे हो? तो बैंक बोलता है ये देखिए हमारे पास क्या है, खजाना, हमारे पास इस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, हमारे पास ये इंश्योरेंस है, हमारे पास ये, इन सब का वैल्यू करीब करीब 10 मिलियन के आसपास का है। हम तो आपसे बस और सिर्फ 5 मिलियन ही पैसे उठाने वाले हैं। ठीक है, आप 5 मिलियन दे दीजिए। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स ऐसे क्या करते हैं, इनको पैसे देते हैं
और ये पैसे जो आते हैं एसपीवी के पास, अल्टीमेटली किसको मिलते हैं? बैंक को। बैंक इससे अलग अलग लोगों को और लोन देता है और पैसे कमाता है, ऐसे बैंक अमीर होता जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक तरीका ऑफ बैंक बीइंग अमीर। सो एसडीआई इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिससे बैंक अपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विडेट करता है। ठीक है, एंड विथ ऑब्वियसली टाइम बीइंग, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी, मान लो इस इंसान ने लोन रीपे कर दिया, अपना प्रॉपर्टी लेके चला गया, तो और तो कोई होगा ही जो बैंक से लोन ले ले और इसमें वापस से वो लोग अमाउंट को रीफिल कर दे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआई, सेक्यूरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ आ गया। यहाँ पे क्या बोला? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्यूरिटाइज्ड डेट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। और क्या बोला? एक और प्रोसेस, सेक्यूरिटाइज created by securitizing individual loan debt। कहां गया मेन लाइन जो मैं ढूंढ रही हूं? ठीक है, एसेट्स को हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? सिक्योरिटीज, जो कि अल्टीमेटली प्रोसेस का नाम भी है। अच्छा, ये मैम कहीं पे तो डील होती है? द आंसर इज यस। कहां रेगुलेट होती है? सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सेक्यूरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008, जिसमें एकदम सुंदर से प्यारा सा एक लाइन यही लिख दो, इलिक्विड एसेट को मोबिलाइज करने के लिए वी यूज इट। राइट अ लाइन, मोबिलाइजिंग और लिक्विडाइजिंग illiquid assets। डन? बोलो, अरे बोलो। ठीक है, ओके। अब दो चीज बहुत सिंपल और आखिरी 5 मिनट सांसें ऐसे कर लो बस। जिनको भी मुझे सपने में खून करने का मन कर रहा है प्लीज मत करना, ठीक है? अच्छा मैम, ये दोनों चीजें सिमिलर है क्या? द आंसर इज हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। कबूतर चा चा चा, कबूतर क्या चाह रहे हो? क्या हो रहा है? कबूतर ऐसे कुछ कर रहे हैं? नहीं, बारिश हो रही है बाहर, एसी खराब हो गया। डीके जी को बोलो चेंज करेंगे। ठीक है, सुनना, फाइनल टॉपिक क्या है? टॉपिक REITs और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ठीक है मैम। मैम इसमें होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग, थोड़े तो पढ़ के आए होंगे, बताइए क्या होता है इसमें? अरे क्या होता है इसमें? क्या होता है? What do you mean by REITs and investment trusts? चलो 1 सेकेंड देती हूँ, नोट्स तो देख लो ना अपने, मतलब मार नहीं डालूंगी आप लोगों को, आई डोंट माइंड दैट। नोट्स देख लो, लेकिन मुझे बताओ, आज तो मुझे बता ही दो क्या होता है ये। ठीक है, रियल एस्टेट में करते क्या? इन्वेस्ट। अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला था पहले तो एक अच्छा सा डिफरेंस समझ लेना चाहिए आपको, किसके बीच में? रियल एस्टेट के बीच में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अलग है, सुन के एक ही लगता है, दोनों अलग है। रियल एस्टेट का मतलब जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल यूजेज और रेसिडेंशियल यूजेज, ठीक है? आप कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर दुकानें हैं, वो किसके लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए, रियल एस्टेट। ठीक है, घर फ्लैट्स को बना रहे हो, आगे चल के बेचने के लिए ही बना रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस, रियल एस्टेट। आप मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट ले लियो, लोगों की कम्यूट करने में हेल्प हो रहा है, क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिज का प्रोजेक्ट है, ब्लैक डे ऑफ कोलकाता, पता है कुछ? नहीं, यहां पे एक ब्रिज था, हुआ करता था, क्या नाम है उस जगह का? गणेश टॉकीज। ठीक है, चला गया था, मतलब गिर गया था। हमारी मतलब मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे और यहाँ पे मेरा मतलब कजन ब्रदर रहता है पास में ही, वो स्कूल बस से आ रहा था और मतलब न्यूज आया ऐसा 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 हुआ है। ठीक है, इट वाज 2016 ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके, गया उसकी बस तो ऐसे चपेट में आ गई थी, बट ही इवेंचुअली वाज गुड, मतलब बच गया वो।
बट बहुत बुरा हालत हुआ था, बहुत लोग मरे थे क्योंकि एकदम ही रोड पे वो गिर गया था। सीसीटीवी फुटेज बार बार चल रहा था एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड। सो द थिंग इज ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बोला इसलिए याद आ गया, अब याद रहेगा मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, ब्लैक डे, ठीक है। सो अभी अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, देखो कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसी बातें आई, क्या बातें आई कि मैम एक फंड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में, या सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट से थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा लोगों के नाम आपको बताए गए, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उसमें, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, बट हाँ उसमें थोड़ा डिटेल में आपको दिया है। तो मैम तो कुछ प्रमोटर्स होंगे, क्या होंगे, प्रमोटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स को क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्स, क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्स, और कोई नहीं है, वो है जिनके दिमाग में आइडिया है कि चलो कुछ करते हैं। अब ये बनाएंगे एक ट्रस्ट, क्या बनाएंगे मैम, ट्रस्ट, एलएलपी, बॉडी कॉर्प नहीं, किसमें बना सकते, व्हाट इज द फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के अलावा और कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। अब ट्रस्ट बनाएंगे तो एक और इंसान होगा ना, ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन होता है मैम, वो देख रेख करेगा कि इसके अंदर जो रुपया पैसा आ रहा है ये लोग कहीं गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जो रुपया देने वाले हैं भाई, जैसे एआईएफ में प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते थे जिनको हम क्या इशू करते थे, पीपीएम, है ना, और वो देखते थे कि क्या क्या करने वाले हैं हम, उसके हिसाब से वो हाँ बोलते थे या वो ना बोलते थे। यहां पे हम करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, क्या इशू करते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट। ऐसे ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो देखते हैं, उनको समझ आता है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद फाइनली इनके पास पैसे आ गए, अब ये इन्वेस्ट करते, ये कहां इन्वेस्ट करते हैं मैम, अगर ये रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में, इंफ्रा है तो इंफ्रा में, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद मैम अब ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने लिया होगा ये पैसे कमाएगा ना फ्यूचर में, ये कहीं ना कहीं तो इनको पैसे देगा ही, तो ये पैसे कमा के ट्रस्ट में आएगा और ट्रस्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब इस पूरी जगह पे एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है, कहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और एडिशनल आपको बोला कि ट्रस्टी होता है, स्पॉन्सर होता है, ये तो आपने पढ़ा, साथ में इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो सारी चीजों को देखता है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को देखता है। दिस इज द ओनली यहाँ पे एक अलग डिफरेंस। ऑल्सो यहाँ पे बोला रियल एस्टेट के फॉर्म में कैपिटल इंटेंसिव थोड़ा कम होता है। आप सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना, ब्रिज बनाने में पैसे लगे, बिल्डिंग बनाने में पैसे लगे ज्यादा, ठीक है, ब्रिज तो थोड़ा ज्यादा वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये थोड़ा कम कैपिटल इंटेंसिव होता है। सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स यहां जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है, क्यों, क्योंकि ट्रस्टी होता है और सारे डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। डिविडेंड्स मिलते ही हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता ही होता है। टैक्स फ्री होता है, अरे वाह मैम। एंड फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, बिकॉज एक प्रॉपर्टी को बनने में 2-2.5 साल एंड फटाफट बन गया और उससे पैसे, प्लॉट्स बिके, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। एंड इजी टू बाय होता है, काफी इजियर होता है, सिंपल होता है। यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं, राइट, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस को देख करके आज के डेट पे गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आए और इन चीजों को क्या करे, खरीदे, इन बॉन्ड्स को खरीदे, इन यूनिट्स को खरीदे, इशूड बाय इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और इंप्रूव करने के लिए कोशिश लगी हुई है, जारी भी है और काफी अच्छी भी है। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर और ऑपरेशन जो है दोनों का सिमिलर है, हमने देख लिया कि इसी तरीके से दोनों भी काम करते हैं। एंड फाइनली वी कम हियर, अच्छा मैम स्पॉन्सर कौन हो सकता है, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है मैम, स्पॉन्सर जरूरी नहीं है कोई इंसान ही होना चाहिए। मैंने बोला फंड जो है वो ट्रस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला स्पॉन्सर ट्रस्ट होना चाहिए। स्पॉन्सर तो एलएलपी, एक कंपनी भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। फंड जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। यहां कंफ्यूज मत होना, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स है जहां पे आप कंफ्यूज होते हो। दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर 1 रिविजन ऑफ CM, which is CM, capital market. Congratulations, clap for yourself, you people, everyone. ठीक है, चलो डन, वेरी गुड। तो हमने ऑलमोस्ट 17-18 आवर्स के लेक्चर को 2-2.5-3 घंटे में पूरा कंपाइल कर दिया, वेरी गुड। उनको भेजना, चलो थैंक यू एवरीवन। एंड कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछना,
अगर यूट्यूब वाला बैच दिख रहा है इसको, तो आपके ड्राइव लिंक में सारे भी चीजें अपलोडेड है, मेक श्योर टू डाउनलोड इट एंड यूज इट फॉर योर रेफरेंस। ये जो है, अच्छा एक सेकेंड, एंकर इन्वेस्टर वाला जो पॉइंट है, ये ICDR के वीडियो में मैंने यूज किया हुआ है। प्लीज जो भी बच्चा इसको देख रहा है, आपके जो भी मॉड्यूल्स होंगे आप देख लेना, ये जो फिगर्स हैं ये अब वैलिड नहीं है। तो इसके साथ एक शीट होगी जो मैं अटैच कर रही हूं, और एक छोटा सा ICDR का जो रिवीजन वीडियो होगा, उसमें छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा, एंकर इन्वेस्टर्स वहां पे होंगे, आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।